नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे और आज बुलेटिन में हम बात करेंगे देश भर में कोविड-19 के ठीक होने के मरीजों की जो संख्या है वो 6 लाख को पार कर गई है और रिकवरी रेट 63% से ज्यादा हो गया है। साथ ही कोरोना की स्थिति के मद्देनजर 10 से ज्यादा राज्यों में अलग अलग समय के लिए क्षेत्रवार लॉकडाउन लगाया गया है। इस बारे में देंगे तफसील से जानकारी। इधर संसद की गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति की बैठक में कल कोविड-19 महामारी के मैनेजमेंट के मुद्दे पर अहम चर्चा हुई। देंगे विस्तार से जानकारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देश की सैन्य तैयारियों का जायजा लेने के लिए समग्र स्थिति की समीक्षा करने के लिए शुक्रवार को लद्दाख का दौरा करेंगे। इस दौरे से संबंधित हर खबर की अपडेट से आपको रूबरू करवाएंगे। साथ ही आपको बताएंगे दुनिया के कई बड़े कारोबारियों और नेताओं के ट्विटर अकाउंट बुधवार को हैक कर लिए गए। इस पर देंगे तफसील से जानकारी। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। देश में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या 9.5 लाख के पार पहुंच गई है, लेकिन बड़ी संख्या में परीक्षण, समयबद्ध जांच और होम आइसोलेशन या अस्पतालों में सक्रिय चिकित्सा निगरानी में मरीजों के प्रभावी प्रबंधन से स्वस्थ होने वाले मरीजों की तादाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश भर में कोविड-19 के ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 6 लाख को पार कर गई और रिकवरी रेट 63% से ज्यादा हो गया है। स्वस्थ होने वाले मरीजों और सक्रिय मामलों के बीच का अंतर बढ़कर 2,72,000 से ज्यादा हो गया। साथ ही स्वस्थ मामलों की संख्या सक्रिय मामलों की तुलना में 1.85 गुनी है। होम आइसोलेशन के नियम और मानदंडों के साथ ही ऑक्सीमीटर के उपयोग से अस्पतालों पर दबाव बनाए बिना हल्के लक्षण वाले लोगों की जांच में सहायता मिली है। कोविड-19 जांच के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से जांच सुविधा को निरंतर व्यापक बनाने से प्रतिदिन परीक्षण की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1,24,12,000 से ज्यादा नमूनों की कोविड-19 जांच की जा चुकी है। और इसी बीच देश में कोरोना की जांच के लिए लैब की संख्या को बढ़ाकर 1,223 कर दिया गया है। भारत में रोजाना प्रति 10 लाख आबादी पर करीब 201 जांच हो रही है। वहीं 22 राज्यों में रोजाना प्रति 10 लाख आबादी पर कोविड के 140 मरीजों की जांच हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाकी राज्यों को भी इसी तर्ज पर जांच बढ़ाने की सलाह दी है। इस मामले में गोवा शीर्ष सूची पर है, जहां पर रोजाना प्रति 10 लाख आबादी पर 1,058 जांच की जा रही है। दिल्ली में 978, त्रिपुरा में 642, तमिलनाडु में 563, जम्मू कश्मीर में 540 जांच रोजाना की जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर दिन प्रति 10 लाख लोगों पर कम से कम 140 लोगों की जांच की जाती है, तो ये व्यापक जांच निगरानी है। संसद की गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति की बैठक में कल कोविड-19 महामारी के मैनेजमेंट के मुद्दे पर अहम चर्चा हुई। समिति ने राज्यों के साथ समन्वय, आर्थिक गतिविधियों की बहाली और अंतर प्रांतीय आवाजाही के मुद्दे पर भी जांच की। वरिष्ठ राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने विस्तार से तथ्यों को रखा। समिति ने प्रवासी श्रमिकों को भेजने समेत कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया। बैठक में भूपेंद्र यादव, नीरज शेखर, डॉक्टर अनिल जैन, राकेश सिन्हा, संजय भाटिया, दुलाल चंद्र गोस्वामी, विष्णु दयाल राम, राजवीर सिंह, रवनीत सिंह और डॉक्टर सत्यपाल सिंह समेत 11 सांसद शामिल हुए। पैनल ने मांग उठाई कि कोविड-19 उपचार के लिए सस्ती और देश में निर्मित दवाएं आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। पैनल ने कोविड-19 से संबंधित दवाओं की कालाबाजारी का मुद्दा भी उठाया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बुधवार को नई दिल्ली में आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित की गई RT-PCR पर आधारित विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट को डिजिटल माध्यम से लॉन्च किया, जिसे ICMR और DGCI द्वारा स्वीकृत किया गया है। इस अवसर पर बोलते हुए पोखरियाल ने कहा कि IIT दिल्ली द्वारा कोविड-19 के लिए विकसित की गई डायग्नोस्टिक किट कैरोश्योर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण की दिशा में एक कदम है।
उन्होंने कहा कि देश को सस्ते और विश्वसनीय परीक्षण की आवश्यकता है, जो कि महामारी को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान कर सकता है। कोरोश्योर किट का विकास स्वदेशी रूप से किया गया है और ये अन्य किटों की तुलना में बेहद सस्ती है। भारतीय औषधि महानियंत्रक DCGI ने पहली बार पूरी तरह से स्वदेशी तरीके से विकसित न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट टीके को बाजार में बेचने की मंजूरी दी है। ये टीका मेसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पुणे द्वारा विकसित किया गया है। सीरम संस्थान ने देश में सबसे पहले न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन के चरण में 1, चरण 2 और चरण 3 के नैदानिक परीक्षणों के लिए DCGI से स्वीकृति प्रदान की थी। ये टीका शिशुओं में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के कारण होने वाले रोग और निमोनिया के खिलाफ सक्रिय टीकाकरण अभियान के लिए उपयोग किया जाता है। ये टीका इंजेक्शन के जरिए सीधे मांसपेशियों में दिया जाता है। दिल्ली में कल कोरोना वायरस संक्रमण के 1647 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही दिल्ली में कुल संक्रमितों की जो संख्या है वो 1,17,000 के करीब पहुंच गई। वहीं अब तक 95,699 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। राहत की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में कंटेनमेंट जोन की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज नहीं हुई और राजधानी में अभी भी कुल 659 ही कंटेनमेंट जोन हैं। दिल्ली में कल कुल 22,528 सैंपल की जांच की गई। दिल्ली में अभी तक 7,36,436 सैंपल की जांच हो चुकी है। प्रति 10 लाख व्यक्ति के हिसाब से 38,759 लोगों की जांच हो रही है। उत्तर रेलवे ने यह बताया है कि अब तक शकूर बस्ती कोविड केयर सेंटर दिल्ली में 132 कोरोना मरीज भर्ती हुए हैं, जिनमें से 57 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 75 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश के 10 से ज्यादा राज्यों में अलग अलग समय के लिए क्षेत्रवार लॉकडाउन लगाया गया है। इसमें बिहार के अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। बिहार में एक बार फिर आज से लॉकडाउन लगाया गया है। हालांकि इस बार लॉकडाउन में जरूरी कामों में छूट होगी। लॉकडाउन के दौरान रेलवे, विमान सेवा जारी रहेगी। कृषि और निर्माण कार्य भी किया जा सकेंगे। पेट्रोल पंप, CNG, LPG और PNG स्टेशंस खुले रहेंगे। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 7,975 नए मामले सामने आने के साथ ही बुधवार तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2,75,640 हो गई। बुधवार को अस्पताल में कुल 3,606 मरीजों को छुट्टी मिली। अब तक कुल 1,52,613 मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मास्क और सैनिटाइजर की कीमतें तय करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का फैसला किया है। गोवा की बात करें तो गोवा में सप्ताह राज्य में शुक्रवार, शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इसके साथ ही 10 अगस्त तक राज्य में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जनता कर्फ्यू लगेगा। कर्नाटक सरकार ने यह कहा है कि जो लोग कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं और कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा दान करना चाहते हैं, उन्हें सरकार 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में सभी विभाग को 24 जुलाई तक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। विधानसभा में एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। विधानसभा में 27 जुलाई से फिर से काम शुरू होगा। वहीं दार्जिलिंग जिला टास्क फोर्स ने सिलीगुड़ी नगर निगम के 47 वार्डों में 7 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। ओडिशा की बात करें तो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कल कटक के SCB मेडिकल कॉलेज में गंभीर कोरोना रोगियों के इलाज के लिए कोविड प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया। वहीं राज्य के गंजम जिला प्रशासन ने कोविड-19 मामलों को बढ़ने से रोकने के लिए जिले के 9 शहरी इलाकों में 21 जुलाई तक पूर्ण बंद रखने की घोषणा की है। मेघालय में बाहरी राज्यों से लोग नहीं आ सकेंगे। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने राज्य के सभी प्रवेश मार्गों को बंद रखने का फैसला किया है। राज्य में अब तक 318 कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। विश्व में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अब 1,34,94,700 के पार हो चुकी है, जबकि 5,82,500 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।
कोरोना मामले में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां पे अब तक 34,91,900 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1,37,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरे नंबर पर ब्राजील है। ब्राजील में अब तक 19,66,700 से ज्यादा लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं। साथ ही देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 75,300 के पार हो चुकी है। कोविड-19 महामारी के बीच भारत और यूरोपीय संघ के बीच कल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। वर्चुअली आयोजित इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा यूरोपीय संघ के अध्यक्ष माइकल चार्ल्स और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष अर्सुला वान डेर लेyen ने हिस्सा लिया। इस मौके पर भारत और यूरोपीय संघ ने आपसी सहयोग के लिए अगले 5 साल का एक रोड मैप निश्चित किया। इसमें सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, मानवाधिकार और विश्व मंच पर दोनों देशों के बीच रणनीतिक भागीदारी की बातें तय की गई। दोनों पक्षों ने संसाधनों के उपयोग पर भी एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। भारत और यूरोपीय संघ के बीच शिखर वार्ता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों ही पक्ष लोकतंत्र, बहुलवाद, बहुपक्षवाद, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रति सम्मान में विश्वास करते हैं। ये वैचारिक समानता दोनों पक्षों को नैसर्गिक सहयोगी बनाती है। उन्होंने इस सहयोग को मजबूत बनाने के लिए दीर्घकालिक रणनीति बनाने पर जोर दिया। तेजी से बदलते वैश्विक घटनाक्रमों पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने नई दुनिया में भारत और यूरोपीय संघ की रचनात्मक भूमिका पर बल दिया। आज हमारे नागरिकों की सेहत और समृद्धि दोनों ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में भारत ईयू पार्टनरशिप आर्थिक पुनर्निर्माण में और एक मानव केंद्रित और मानवता केंद्रित ग्लोबलाइजेशन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन में भी दोनों पक्षों के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने की बात कही। क्लाइमेट चेंज जैसे लॉन्ग टर्म चैलेंजेस भी हम दोनों के लिए ही प्राथमिकता है। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग को बढ़ाने के हमारे प्रयत्नों में हम यूरोप के इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी का आमंत्रण करते हैं। इससे पहले शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए यूरोपीय संघ के अध्यक्ष माइकल चार्ल्स ने कोविड महामारी से निपटने में भारत की भूमिका की तारीफ की। उन्होंने भारत और यूरोपीय संघ के बीच रिश्तों को राजनीतिक स्तर पर बढ़ाने की भी वकालत की। Multilateral commitments needs to be boosted and supported to combat global challenges, whether it's stability, security, combating terrorism and so on. भारत और यूरोपीय संघ के बीच $140 बिलियन का कारोबार होता है और व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है। कोविड-19 के बाद यूरोप के कई देशों की चीन से शुरू होने वाली सप्लाई चेन टूटी और उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसे में वो अब कारोबार के लिए दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं। भारत उनके लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। दूसरी तरफ विश्व राजनीति में भी समीकरण बदल रहे हैं और समय है लोकतांत्रिक ताकतों की एकता को दिखाने का। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच आयोजित शिखर सम्मेलन को सफल बताते हुए कहा कि इस दौरान कोविड-19 की स्थिति, बहुपक्षवाद, पर्यावरण, व्यापार, निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था समेत कई और अहम विषयों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भविष्य प्रौद्योगिकी का है। लोगों के लाभ के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी के उपयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ काम करना महत्वपूर्ण है। और इसी बीच विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत यूरोपीय शिखर सम्मेलन नेताओं के बीच परस्पर सम्मान और सराहना के जरिए सद्भावपूर्ण माहौल में हुआ। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव विकास स्वरूप ने बताया कि यूरोपीय संघ भारत में सबसे बड़े निवेशकों में एक है। देश में यूरोपीय संघ ने कुल मिलाकर $91 अरब से अधिक का निवेश किया है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच रणनीतिक साझेदारी को 2025 तक सुरक्षा, व्यापार, विदेश, आर्थिक साझेदारी, इनोवेशन और जलवायु अनुकूल समाधान, डिजिटल तकनीक और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में संभावनाओं का पूर्ण दोहन करने पर सहमति जताई गई।
The EU is our largest trading partner for goods, with trade exceeding $100 billion. We also have a large services trade of approximately $40 billion. The EU is one of the largest investors in India, with cumulative investment of over $91 billion. The EU is also an important source for technology, innovation, and best practices. The summit was held in a very cordial atmosphere, marked by mutual respect and appreciation between the leaders, which has been a hallmark of past interactions between them. The leaders on both sides affirmed their strong interest and full commitment to develop the India-EU strategic partnership to new levels. They adopted the strategic partnership roadmap to 2025. विकास स्वरूप ने कहा कि नेताओं ने आतंकवाद की साझा चुनौती के संबंध में विस्तार से विचारों का आदान प्रदान किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में और वैश्विक आतंकवाद के संदर्भ में भारत और दूसरे देशों के विरुद्ध लगातार चलाई जा रही गतिविधियों के संबंध में पाकिस्तान पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के वैश्विक शांति और सुरक्षा, निरस्त्रीकरण और सभी प्रकार के आतंकवाद से निपटने की ठोस प्रतिबद्धता दोहराई गई। Both the leaders went into considerable detail in exchanging views on the shared challenge of terrorism, which is a problem faced by all countries. In this context, of course, Pakistan came up, both in the CEO एलन मस्क, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स और आईफोन की निर्माता कंपनी एप्पल समेत कई बड़े कारोबारियों और नेताओं के ट्विटर अकाउंट शामिल हैं। ट्विटर हैंडल हैक करने के बाद इस पर एक खास तरह के मैसेज को पोस्ट किया गया। आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का भी ट्विटर हैंडल हैक कर लिया गया। संदेशों से यह स्पष्ट है कि क्रिप्टो करेंसी स्कैम के उद्देश्य से ऐसा किया गया। ये मैसेज थोड़ी ही देर बाद डिलीट भी कर दिए गए। हैक करने वाले ने मैसेज में एक लिंक डाला जिस पर बिटकॉइन का लेन देन किया जा सकता है। जिन अकाउंट को निशाना बनाया गया उन सबके लाखों की संख्या में फॉलोवर्स हैं। हालांकि ट्विटर ने कहा है कि वो इस समस्या को जल्द से जल्द सुधारने की दिशा में काम कर रहा है। ट्विटर ने कहा कि वो जांच कर रहा है कि और इस बारे में अधिक से अधिक जानकारी जल्द ही उपलब्ध कराई जाए। एक और ट्वीट में ट्विटर ने कहा है कि जब तक इस घटना की जांच हो रही है, पासवर्ड रीसेट नहीं किए जा सकेंगे और ट्वीट भी नहीं किया जा सकेगा। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर पूर्वी लद्दाख के चुशुल में मंगलवार को कोर कमांडर स्तर की वार्ता हुई। वार्ता में भारत ने ये साफ कर दिया है कि पूर्वी लद्दाख में यथास्थिति बहाल की जानी चाहिए। साथ ही चीन को सीमा प्रबंधन के लिए सभी सहमत प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। बैठक में दोनों पक्षों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर चरणबद्ध तरीके से सेनाओं के पीछे हटने के दूसरे चरण पर भी बातचीत की। इसमें फिंगर एरिया डेप्सांग पर तनाव कम करने और हथियार पीछे करने पर बातचीत हुई। दोनों पक्षों ने आगे भी एक दूसरे के साथ संपर्क में रहने की उम्मीद जताई है। ये कोर कमांडर स्तर की चौथी वार्ता रही। इससे पहले दोनों सेनाओं ने विवादित सीमा पर तनाव कम करने के लिए 6 जून, 22 जून और 30 जून को बातचीत की थी। मंगलवार को सबसे लंबी चर्चा हुई। हालांकि सेना ने वार्ता के परिणाम पर कोई बयान जारी नहीं किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की सैन्य तैयारियों का जायजा लेने और समग्र स्थिति की समीक्षा करने के लिए शुक्रवार को लद्दाख का दौरा करेंगे। वो सरकारी सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। रक्षा मंत्री के साथ थल सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे भी होंगे। लद्दाख से रक्षा मंत्री श्रीनगर जाएंगे, जहां पे वो शनिवार को वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में पाकिस्तान से लगती नियंत्रण रेखा पर स्थिति की समीक्षा करेंगे। राजनाथ सिंह को पहले 3 जुलाई को लद्दाख जाना था, लेकिन उनका ये दौरा टल गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना के प्रमुखों के बीच कल एक विशेष रक्षा अधिकरण परिषद की बैठक हुई। आपात स्थिति से किसी भी अभियान को अंजाम देने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने कमर कस ली है। दरअसल रक्षा अधिकरण परिषद ने आपात अभियान की जरूरतों के समय उपयोग के लिए सैन्य बलों को 300 करोड़ रुपए तक के तत्काल पूंजी अधिग्रहण की शक्तियों को सौंप दिया। ये खरीद की समय सीमा को घटा देगा और 6 महीने के भीतर सामान भी जगह पर पहुंच जाएगा और 1 वर्ष के भीतर वितरण शुरू हो जाएगा। इससे पहले रक्षा अधिग्रहण परिषद की एक मीटिंग 2 जुलाई को भी हुई थी, जिसमें सरकार की तरफ से करीब 38,900 करोड़ रुपए की खरीद को सेना के लिए मंजूरी दी गई थी।
अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भारत को अमेरिका का बड़ा साझेदार और महत्वपूर्ण सहयोगी बताया। उन्होंने कहा कि चीन के साथ सीमा पर टकराव समेत कई मुद्दों पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उनकी अक्सर बातचीत होती रहती है। उन्होंने कहा कि चीनी दूरसंचार ढांचे में वहां पैदा होने वाले खतरे को लेकर भी बातचीत हुई है। पोम्पियो ने कई सारे चीनी ऐप पर पाबंदी लगाने के भारत के फैसले का हवाला दिया है। भारत ने पिछले महीने टिकटॉक और यूसी ब्राउजर समेत 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए अशक्त पेंशन की योग्यता के लिए 10 वर्ष या उससे ज्यादा समय के लिए नौकरी करने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य कर्मियों को सेवा में 10 वर्ष से कम की अर्हता के लिए इनवैलिड पेंशन की अनुमति देने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निर्णय का लाभ उन सशस्त्र बल कर्मियों को मिलेगा जो कि 4 जनवरी 2019 को या उसके बाद सेवा में थे। सशस्त्र बल कर्मी को इनवैलिड पेंशन दी जाती है जब वे विकलांगता के कारण सेवा से बाहर हो गए हों और जिन्हें सैन्य सेवा की ओर से न तो उत्तरदायी ठहराने और न ही गंभीरता को बढ़ाने वाले NANA के रूप में स्वीकार किया गया हो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 10 जुलाई 2020 तक सरकारी बैंकों ने बढ़ी हुई आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना के तहत 67 NBFC की ओर से जारी 14,667 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स और वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने की योजना को अनुमति दी है। 14,667 करोड़ रुपए में से 6,845 करोड़ रुपए AA से नीचे की रेटिंग वाले बॉन्ड्स और वाणिज्यिक पत्रों के लिए हैं। ये कम रेटिंग वाले बॉन्ड्स के साथ NBFC को लिक्विडिटी सपोर्ट प्रदान करेंगे। वित्त मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में 28 राज्यों को 15,187 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने ट्विटर पर यह जानकारी दी। ये 2020-21 के लिए ग्रामीण स्थानीय निकाय मूल एकीकृत अनुदान की पहली किस्त है। इस राशि से ग्रामीण स्थानीय निकायों को कोरोना वायरस महामारी से निपटने और आर्थिक गतिविधियां शुरू करने में मदद मिलेगी। स्थानीय निकाय मूल अनुदान का उपयोग वेतन या प्रतिष्ठान से जुड़ा व्यय को छोड़कर स्थान विशेष की जरूरतों के अनुसार कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 3 राज्यों के हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के 7 एडिशनल जजों को स्थायी जज बनाने का प्रस्ताव उस पर मुहर लगाई। साथ ही हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की एडिशनल जज जस्टिस ज्योत्सना रेवल दुआ को इसी हाई कोर्ट में बतौर स्थायी जज नियुक्त के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कलकत्ता हाई कोर्ट के एडिशनल जज अभिजीत गंगोपाध्याय को भी इसी कोर्ट में परमानेंट जज नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा परिणाम कल घोषित कर दिए गए। इस साल कुल पास हुए छात्रों का प्रतिशत 91.46% रहा। पिछले साल के मुकाबले इस साल पास हुए छात्र प्रतिशत में 0.36% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद सफल हुए छात्रों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि एक परीक्षा ये तय नहीं कर सकती कि आप कौन हैं, आप सभी विभिन्न प्रतिभाओं से भरे हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ ने दुनिया भर में जीवन रक्षक टीकाकरण में बड़े पैमाने पर आ रही कमी को लेकर बुधवार को चेतावनी देते हुए कहा कि आज जन्म लेने वाले बच्चे को 5 साल की उम्र तक आते आते सभी जरूरी टीके लग जाएंगे। इसकी संभावना 20% से भी कम है। संस्था का ये कहना है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण टीकाकरण अभियान प्रभावित हुआ है। सामान्य टीकाकरण नहीं हो पाने के कारण बच्चों की बीमारियों से मरने का खतरा कोविड-19 के मुकाबले ज्यादा है, जबकि इन बीमारियों से बचा भी जा सकता था। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में समाज के सबसे निचले तबके के बीच आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी। आत्मनिर्भर भारत के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए युवा मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं, नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना के साथ ही भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के स्वयंसेवकों को बड़ी संख्या में एकजुट करने का आह्वान किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष जगदेव राम उरांव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जगदेव राम उरांव ने अपना जीवन आदिवासी समुदायों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि उरांव को उनके दयालु और परिश्रमी स्वभाव के लिए जाना जाता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के नेताओं ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के 26 जिलों में 36 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। 1,27,000 हेक्टेयर खेती की जमीन बाढ़ में डूबी है। विभिन्न एजेंसियां राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने बुधवार को लगभग 4,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल जोराहाट जिले के टेक में एक राहत शिविर का दौरा कर हालात का जायजा लिया। और इन तमाम खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।